ट्रेनर हो और अनुभवी लोग हैं, और आदित्य को मैंने यहाँ से बुला लिया है विकास नगर से। मेरे पास एक डिपो की वर्कशॉप के जो बसें हैं उनकी एक समीक्षा का आइडिया है, और मैंने इस पर बहुत काम किया है, तो मुझे लगता है ये प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। होता क्या है कि हम लोग अभी ऑफ रोड ऑन रोड में उलझे रहते हैं और उनकी असलियत से नहीं वाकिफ हो पाते हैं। तो हमने क्या किया है कि जो डिपो की जितनी भी बसें हैं उनका एक चार्ट बनाया है, सीरियल नंबर, बस नंबर और 1 2 3 30, ये एक डेट वाइज एक चार्ट बना दिया और बसों को सीरियल नंबर में रखा, और बसों के 4 नंबर जो लास्ट के होते हैं, जैसे 98 50, इसके पहले 98 49, बसों को उनके असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दिया। और जो ये सीट है, ये जो सीट बनाई, ये अपने पास रखी है सेवा प्रबंधक या मॉनिटरिंग अफसर, और यही फोरमैन को दे दी डिपो की। फिर हमने क्या किया, बसों को एक वर्ड में डिफाइन किया, वर्ड आर, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हम जब वर्कशॉप में बसों की संख्या सबसे कम होगी उस समय हम ये वर्ड आर एनालिसिस करेंगे। वर्ड माने डब्ल्यू जो पहला अक्षर है वर्कशॉप में ओके बसे, वर्ड आर का जो पहला शब्द है वर्कशॉप में ओके बसे, ओ अदर बसें जो पुलिस कस्टडी में है, ब्रेकडाउन है, दुर्घटना में है या रीजनल वर्कशॉप में, उन बसों के सामने हम ओ लिख देंगे। आर वो बसें जो मार्ग पे हमने आउट की है। हम बसें 3 तरह से आउट करते हैं, डेली बस, नाइट आउट और चौथे दिन लौटने वाली, तीसरे दिन लौटने वाली बस। डी डिफेक्ट, इसमें हम वो बसें लेंगे जो डिपो में डिफेक्ट में खड़ी है। इनको हमने 2 कैटेगरी में बांटा है, D1 और D2। D1 में वो बस रखी है जो माइनर डिफेक्ट में है, हमारे पास संसाधन भी है, आदमी भी है, सामान भी है, और इसको हम आज निकाल देंगे। प्रैक्टिकली इसको हम ऑफ रोड में नहीं लेते। D2 वो बस है, हो सकता है हमारे पास सामान हो, आदमी ना हो, आदमी हो सामान ना हो, या दोनों ना हो, तो इसमें हमें बड़ी मदद की जरूरत पड़ सकती है, या इसको हम कल करेंगे, परसों करेंगे, या रीजनल वर्कशॉप से हमको इंजन चाहिए, गियरबक्सा चाहिए। प्रैक्टिकली ये बस ऑफ रोड है। और आरआर रूट रिटर्न, कुछ बसें ऐसी होती हैं जो रूट से आती रहती हैं और 4 बसें अलग खड़ी हैं जिनमें हम पहुंच नहीं सकते। अब हम फोरमैन से अगर कहेंगे कि आप उस समय वर्ड आरआर की एनालिसिस करिए जिस समय डिपो में सबसे कम बसें हैं, तो होगा क्या, डब्ल्यू आएगा और D1 D2 आएगा, तो मैक्सिमम बसें रूट पर होंगी या अदर होंगी। तो फोरमैन आप जो चार्ट हमारे पास है वो फोरमैन भरेगा, और हम इससे ये पता कर सकते हैं कि बस की 1 तारीख की स्थिति क्या है, 2 तारीख की स्थिति क्या है, 3 तारीख की स्थिति, और मतलब ये चार्ट रोज भरा जाएगा। होता है कि कुछ बसें ओके खड़ी हैं 10 दिन से, तो ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ARM की, सेवा प्रबंधक की और RM की, वो कैसे तय करें कि इसको कैसे मार के चलाएं, कैसे इसमें डीजल भर के इसको रूट पे भेजा जाए। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर कोई सवाल हो तो बताइए। ये बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है, और ये बिल्कुल एट ए ग्लांस है कि एक नजर में आदमी एनालिसिस कर लेगा इतनी बड़ी वर्कशॉप की। बहुत अच्छा है। और ये मतलब जैसे कि ना ये ARM SM और मैं तो आगे SM इसको करता था, और मुझे लगता था कि जब इसके परिणाम बड़े चमत्कारिक आते, जहां मैं रहा मैंने देखा कि लोग इसे बहुत पसंद करते थे और 10-5 दिन में स्थिति सुधर जाती थी। तो ये ठीक है, ये सब एक चीज आप सर कर दीजिए, जैसे जो रीजनल शॉप में कभी-कभी एयर फॉरेस्ट और सेंट्रल शॉप में भी गाड़ियां होती है। हाँ, ये वही अदर का मतलब है कहीं भी हो, ये कहीं भी हो। ठीक। और आगे आपका कोई सवाल हो सर? ये जो रूट रिटर्न गाड़ियां होती है सर, अगर ये सेम डे नहीं हो पाती हैं, हाँ, अगले दिन होती है, तो फिर अगले दिन वाले में क्या होगा, फिर ये D1 D2 में D1 में आएगी, D2 में आएगी। ये D1 का मतलब है कि वो 24 आपके हाथ में है। ये देखिए रोडवेज में ऑफ रोड डिफाइन है कैसे करना है, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है
कि आप उसको कब निकाल पाते हो, क्या कर पाते हो। तो D1 का मतलब है जो ऑफ रोड नहीं है हम इसको कर लेंगे, 2-4 घंटे में चली जाएगी। अगर वो गाड़ी आज नहीं जा पा रही तो D2 में चली जाएगी, ये कहने। और बताओ गुरु साहब कुछ सवाल? अब सही है, ठीक है। यानी ये सर ये तभी हमें फार्मूला अप्लाई करना है जब नंबर ऑफ बसेस कम हो। सबसे हाँ, मतलब उससे क्या होगा कि आपकी लिखा पढ़ी बहुत कम होगी। जैसे फिर आप क्या करोगे, आग कट आग भर दिया। अगर ज्यादा बसें होंगी तो फिर आप उलझ। तो ये मुझे लगता है अगर हम इस तरह की चीजों में ध्यान दें तो हम इसको मॉनिटरिंग का सिस्टम बहुत अच्छा है सर। इससे टाइम ऑफिस या मतलब एसएसआई और सीनियर प्रोग्राम के बीच का जो क्लैश है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, और ये अब इसमें ये डिपो स्तर पर ARM कर सकते हैं और क्षेत्रीय स्तर पर SN कर सकते हैं। मेरा अपना अनुभव, इसको मैंने बहुत सक्सेसफुली 400-500 बसों को किया। और मैं होली, दिवाली, दशहरा और कुंभ में जब गया था मैं 2018-19 में, तो कुंभ में स्थिति बहुत वहां की ठीक नहीं थी। तो मैंने इसी सिस्टम से 3 महीने में एकदम बिल ऑफ कर दिया। बढ़िया है, बहुत हम और आपको बताना चाहते हैं कि डीजल औसत में अगर हम कोई एक नया आइडिया लेके आए, जैसे मैं कहता हूं कि हमने क्या किया, डीजल औसत देने वाली बसों को, जो डीजल औसत है उनको TXYZ कैटेगरी में बांट दिया। अब आप पूछोगे TXYZ कैटेगरी क्या है? तो T कैटेगरी वो बस है जो हमारे परिवहन निगम में टारगेट फिक्स करने की प्रचलित व्यवस्था है। क्या करते हैं, पिछले 3 महीने के हाईएस्ट डीजल औसत को 3 से भाग देके जो संख्या आती है वो टारगेट फिक्स होता है। लेकिन मेरा ये इसमें सुझाव है कि इसमें विवेक का भी इस्तेमाल किया जाए। कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत न्यूनतम फिक्स हो सकता है, कई बार हो सकता है बहुत हाई हो सकता है। तो इसमें ARM और डिपो की टीम मिलके वो जो मूल आदेश है उसकी भावना न किल हो, उसके अनुसार उन्होंने टारगेट फिक्स कर दिया, बसों का चार्ट बना दिया और डीजल बाबू को दे दिया, टाइम कीपर को दे दिया, सबको दे दिया भाई इसका ये औसत। अब जब और ये टाइम उसको बता दिया डीजल बाबू को, तो डीजल बाबू को टारगेट पता चल गया। अब अगर टारगेट से कम औसत आ रहा है तो क्या हो सकता है, चालक जिम्मेदार होगा या बस खराब होगी या सड़क जिम्मेदार। हर डिपो में हम ये जान चुके हैं कि कौन सी सड़कें खराब हैं, लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है सड़कें खराब होने का कॉन्सेप्ट लगभग खत्म हो चुका है। तो अगर सड़क खराब है तो उसको Z कैटेगरी में दिया जाएगा, जिनकी संख्या आजकल नगण्य है, 0। और अगर वो बस लगातार अच्छा औसत दे रही थी और आज गड़बड़ कर दिया है, उसमें कोई तकनीकी फॉल्ट नहीं पाया गया है, तो इसका मतलब चालक जिम्मेदार। और अगर ये देख लिया गया कि तकनीकी रूप से कोई बस में खराबी है तो वाई में कर दिया। अब फोरमैन और कार्यशाला की जिम्मेदारी है कि वाई वाली को बस पकड़ के देखे कि उसने कौन सा तकनीकी काम करना है। और ये मतलब ये डीजल बाबू कर सकता है, हमेशा फोरमैन रहता है। तो अगर वो गाड़ी XYZ पे निर्धारण होना है तो पूछ सकता है फोरमैन से जाके हिसाब से क्या करना है। या ये जब हमने इसका अनुभव किया तो हम देखते हैं कि डीजल बाबू धीरे धीरे इतने निपुण हो जाते हैं कि वो खुद तय कर लेते हैं। और कोई सवाल हो तो बताइए सर। हाँ। ये जो आपने सेट करने वाला बताया जी, कभी कभी गाड़ी सर 6:20 का देती है, कोई बात नहीं सर। तो उसमें क्या करिए कि वो देखिए कि 6:20 कैसे आया है। नया ड्राइवर ले आता है सर 5:30 या 5:45 देता है, तो इसकी रिकवरी करनी कि नहीं करनी है? अब ये देखिए जो आदेश है वो बड़े स्पष्ट है। हम आपको एक तरह से एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बातें बता रहे हैं, और रिकवरी करनी है कि नहीं करनी है प्रशासनिक काम है। अगर आपके डिपो का डीजल 5.60 आ रहा है, अच्छा ड्राइवर है, तो उन्हें देखिए दंड जो है, दंड से बेहतर है कि मोटिवेट किया जाए, काउंसलिंग की जाए। एक फोरमैन है वहाँ के, सॉरी ARM है संखवाड़, उनको कहीं लगा दीजिए। वो इतना समझाते हैं कि आदमी कहते हैं यार भैया काम करो, ठीक है ना। तो समझाना और मोटिवेट करना परिणाम जरूरी है, क्यों अगर आप समझा के रिजल्ट लाएंगे तो मुझे लगता है बेहतर हो जाएगा। सड़क का ऑप्शन तो सर है ही नहीं इसमें। जी, सड़क तो लगभग नहीं हो रही है, फिर भी देखना पड़ेगा जो भी हमारे काम हो वो मोटिवेशनल हो और बेहतर। मुझे लगता है ये ठीक है। बताया कि वर्कशॉप की अगर
समीक्षा करना है तो व्हाट आर आपने बताया एट ए ग्लांस उसकी समीक्षा हो जाएगी, चाहे जितना बड़ा वर्कशॉप हो। ऐसे ही आपने डीजल की समीक्षा के लिए बताया कि XYZ के हिसाब से कि इसका डीजल कैसे सुधर सकता है, तुरंत हर गाड़ी की समीक्षा हो जाएगी। वैसे ही थोड़ा सा हमें टायर के बारे में बताइए। टायर एक बहुत बड़ा मर्ज है, बहुत पैसा खर्च होता है इसमें, इसका कुछ कैसे सुधार कर सकते हैं? बिल्कुल। मुझसे कहा कि साहब टायर की मॉनिटरिंग हम कैसे कर सकते हैं, तो ये भी बड़ा आसान है। टायर को हमने ABCD कैटेगरी में बांटा। किसमें? टायर की ABCD। सब बड़ा आसान है। वर्ड RR TXYZ ABCD। अभी और चीजें मैं बताऊंगा आपको। आपने क्या किया? टायर को ABCD कैटेगरी बांटा। ये मतलब वो टायर जो हर तरह से परफेक्ट है, अच्छा है। AN नया टायर, AR रिपीट टायर। बी टायर वो है जो हल्का सा घिस चुका हुआ है। TWI ट्रेड वियर इंडिकेटर से ऊपर उसमें मटेरियल है, वो बी कैटेगरी, यानी उस पर नजर रखनी है। सी टायर वो है जो जिसकी रबड़ घिस चुकी है, अब वो इस समय परफेक्ट टाइम है उसकी रिटेडिंग के लिए उतारने का। ओके। और डी टायर यानी अब आप लेट हो गए और टायर गंजा हो गया है, अब रिटेडिंग नहीं होगी, वो टायर कंडम हो जाएगा। ठीक है। तो टायर जो है वो बस का आईना है। अगर आप टायर की ABCD AN BN CN DN AR BR CR DR कर लें और इसका एक छोटा सा रजिस्टर मेंटेन करवा लें, तो टायर पे आप अच्छा काम कर सकते हैं। और टायर का मेंटेनेंस क्या है कि थोड़ा सा बेहतर करें तो टायर पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं टायर की ABCD। ठीक। और कोई सा सवाल हो? DN और DR अच्छा, जैसे न्यू सेक्शन हो गया जैसे टायर हम दो तरह के लगाते हैं। जैसे कि एक न्यू उसको बोलते हैं जो विदाउट रिपीट वाला है, उसको हमने एंड कैटेगरी। 8 टायर वो है जो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिपीट हो चुका है, इसलिए हमने, यानी ये फ्रेश केसिंग है और ये रिपीट केसिंग, एंड इन दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक। वर्कशॉप की जो गाड़ियाँ न्यूनतम रस्तियाँ संचालित वाहनों की आपने क्लाइमेट चर्चा के वर्ड आ रहा है। सर आपने डीजल औसत में ही बता दिया TXYZ। उसके बाद सर आपने टायर बता दिया। सर प्लीज सर बैटरी में भी थोड़ा बता दीजिए कि जो धक्का स्टार्ट गाड़ियाँ होती है उनको कैसे क्लैरिफिकेशन करेंगे सर? ठीक। अभी आदम ने पूछा कि साहब अगर हम जो धक्का पर गाड़ी है पुश स्टार्ट है उस पर कैसे समीक्षा करें? बड़ा आसान है। BSA। क्या? BSA। B फॉर बैटरी, S फॉर सेल्फ और A फॉर अल्टरनेटिव। यानी गाड़ी का जो, कई बार गाड़ी इंजन से भी पुश स्टार्ट हो सकती है कि क्योंकि इंजन नहीं काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कारण अलग से हो सकते हैं। लेकिन जो मेजर वर्क है वो बैटरी, सेल्फ, अल्टरनेटर है ना। यस। तो हम एक चार्ट बना लें और उसमें BSA समीक्षा करें। यानी हमारी बस बैटरी से तो कुछ स्टार्ट नहीं है, सेल्फ से कुछ स्टार्ट नहीं है, अल्टरनेटर से तो नहीं है, और रोज अगर डिपो में 100 गाड़ी है तो 100 की समीक्षा करें कि हमको बैटरी कितनी चाहिए, सेल्फ कितनी चाहिए और अल्टरनेटर कितनी चाहिए। और हम इसको बता दें कि साहब BSA का ये स्टेटस है, तो हमें लगता है कि ये भी एक आसान सी चीज है। 15 से 20% गाड़ियों में जिनमें समीक्षा करनी पड़े, बाकी तो सब वो बहुत कम है। अब आप कोई धक्का पर गाड़ी चलाना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे अगर आप कोई कहोगे तो हमने कह दिया BSA आसान है। जी, ये आपने वर्कशॉप बता दिया, टायर बताया जी, और BSA बता दिया जी, लेकिन हमें इसके जो आय और खर्चे हैं जी, इसकी कैसे मानेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है और मेरे इसके बहुत सारे वीडियो और सब पहले से पड़े हुए, लेकिन मैं अभी शॉर्ट में आपको ठीक। पांडे जी ने पूछा कि साहब आपने अभी जो पॉइंट कवर किए हैं वो तकनीकी है और मुझे ये बताइए कि हम बस की आय की समीक्षा कैसे कर सकते हैं। तो मेरे कई वीडियो पहले से पड़े हुए हैं। ब्रेक इवन वो पॉइंट है डिफाइन किया गया है जिसमें ना खर्चे के बराबर आय, यानी जितना खर्चा उतना आय, ये पॉइंट सबको पता होना चाहिए। किसको पता होना चाहिए?
आदमी को पता होना चाहिए कि किस बस के खर्चे कितने हैं और कितनी उसकी आय है। ये पॉइंट ब्रेक इवन है। और आजकल हेडक्वार्टर लेवल पे बहुत अच्छा एक सिस्टम बना हुआ है। वो सुबह सुबह हर बस की आय डाल देते हैं, 50% से कम लोड फैक्टर पे कितनी बसें चल रही हैं वो डाल देते हैं, 60% से कम पर कितनी बसें चल रही हैं वो डाल देते हैं। तो ये बहुत आसान सा है कि हम डिपो के जो पीएल बनता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो बनता है, उससे समझ के हर बस का खर्चा निकाल सकते हैं। और अगर हम एक स्टेप और आगे जाएं तो डीजल, स्पेयर पार्ट्स और जो मैन पावर है उस पर चलने वाले सिंगल क्रू, डबल क्रू से करके उस बस की हम खर्चे निकाल सकते हैं और क्रू को बता सकते हैं कि आपकी बस का इतना खर्चा है, इस खर्चे को लाने के लिए आपको इतना लोड फैक्टर देना होगा। और मोटी सी बात यह है कि जब लोड फैक्टर उसको समझ में नहीं आएगा तो आप उसको बता दीजिए कि इतने यात्री लेके चलना है। उसका क्या गणित है कि एक यात्री बराबर लगभग 2% लोड फैक्टर होता है, 1.92%। तो जब आप अपने डिपो में इंटरनल एक्सरसाइज करिए, एआरएम और अकाउंटेंट मिलके, कि बस वाइज खर्चे क्या आएंगे, उन बस वाइज खर्चे को लोड फैक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए और लोड फैक्टर को यात्री में कन्वर्ट कर दीजिए और हर क्रू को, हर बस को बता दीजिए कि ये बस अगर विधुना जाएगी तो इतने यात्री चाहिए, ये बस अगर गोरखपुर जाएगी तो इतने यात्री चाहिए। ये कर दीजिए और ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत आसान हुई है। हमने इस पर कई वीडियो पहले से बनाया। बहुत अच्छा, बहुत शॉर्ट में सर, बहुत अच्छा नॉलेज हम लोग को मिला। धन्यवाद। ठीक, और कोई सवाल जवाब?